मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में मनुष्य लोक की चर्चा हमने चालू की थी और मनुष्य लोक की चर्चा में कल हमने विचार किया था कि मध्यलोक कितना है। मध्यलोक कितना है इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था। जितना जितना सुमेरु पर्वत है उतना उतना मध्यलोक है। क्या बोला? जितना जितना सुमेरु पर्वत है उतना उतना मध्यलोक है। सुमेरु पर्वत कितना है? तो बोले चित्रा पृथ्वी में 1000 योजन की जड़, 99,000 योजन की हाइट और 40 योजन की उसकी चूलिका, ओवरऑल 140 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। तो जितना ऊंचा सुमेरु पर्वत है उतना ही मध्यलोक कहलाता है। अंतर कितना है कि मध्यलोक में जो एक सूत्र आया था, द्विर द्विर विस्कंभो पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतया, कि दूने दूने विस्तार वाले, एक दूसरे को कवर करते हुए और वलय मतलब चूड़ी के आकार के उसमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। बराबर। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में फैला हुआ ये अपना मध्यलोक है। उसमें सबसे छोटा द्वीप जम्बू द्वीप, उसमें सबसे छोटा क्षेत्र भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में भी छोटा खंड आर्य खंड, उसमें से एक छोटी सी जगह पर हम रहते हैं। और हम मानते क्या हैं कि एमबीए मुझे सब मने બધું આવડે છે, मैं બધું જોયેલું છે, मैंने दुनिया देखी है। अरे भाई, तुमने दुनिया देखी तो तुम सर्वज्ञ हो जाओ, क्योंकि सर्वज्ञ ही ऐसा कह सकते हैं कि मैंने दुनिया देखी है। और जो सर्वज्ञ नहीं है और ये कहे कि मैंने दुनिया देखी है, वो सर्वज्ञता के अहंकार से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? सर्वज्ञता के अहंकार से। बराबर। इसीलिए धन्य है माँ जिनवाणी जो हम जैसे अल्पज्ञों को भी ये सब बातें बता रही है जो कि अपने ज्ञान में कभी आ ही नहीं सकती। मैं बहुत स्पष्टता के साथ में बात कह रहा हूं कि अगर हमारे पास जिनवाणी का अवलंबन ना हो, हमारे पास अगर जिनवाणी का अवलंबन ना हो तो हमारे पास दूसरा और कोई साधन नहीं है जिन साधनों से हम इन बातों को जान सके। बराबर। क्योंकि आप देखो अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र में ही क्या बात आई। मध्यलोक में सबसे अंतिम वाला कौन सा है? स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। 1/4 पोर्शन ऑफ टोटल मध्यलोक कौन कवर करता है? स्वयंभू रमण समुद्र। 1/4 25%। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है एक 1/8 पोर्शन किसका, 1/8 राजू किसका हो रहा है? बोले ये हो रहा है आपके उसके द्वीप का। तो मेजर पोर्शन तो वही लेके चले गए। अब बचते हैं बहुत छोटे 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 छोटे, वो कम कम होते जाते हैं। डबल डबल है ना। तो जम्बू द्वीप से डबल लवण, समुद्र लवण से धात की खंड से कालो दधी, ऐसे ही पैटर्न से असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। और उनमें हमारा ये एक बहुत छोटा सा जम्बू द्वीप होता है। देखो, मैं जो अपनी दिल की बात आपको कह रहा हूं कि करणान युग समझने का लाभ क्या होता है। करणान युग समझने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमें हमारी, अगर अपनी बिगड़ी भाषा में कहें तो औकात पता चल जाती है। सच बता रहा हूं, हम हैं कितने, हमारे जो इस पर्याय का स्वभाव की सामर्थ्य भूल जाओ, लेकिन अगर पर्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या हैं हम। बहुत पहले मैंने 10th या 12th क्लास में, हाँ शायद 12th में था, और एक कविता थी मुझे बड़ी प्रिय लगती थी वो। शायद हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी एक कविता है और बड़ी सरल सी थी। उस कविता की हेडिंग है आदमी का अनुपात, प्रोपोर्शन ऑफ ए मैन।
क्या बोला? 2 आदमी एक कमरे में, कमरा एक मकान में, मकान एक गली में, गली एक मोहल्ले में, मोहल्ला एक शहर में, शहर एक जिले में, जिला एक राज्य में, राज्य एक देश में, देश फिर ऐसे करते 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 फिर वो अनंत आकाश गंगाओं पर लेके गए। मतलब लोगों को जब जब 12th में था तब उतना रस तो नहीं ले पाया था। अब उसमें उन्होंने ये बताया सब इतनी गणित बता के लास्ट में बोला कि इस आदमी का अनुपात, द प्रोपोर्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कितना है, और उसके बावजूद आदमी का अहंकार कितना है। इस समस्त सृष्टि में आदमी का अस्तित्व इतना सा है और उस आदमी का अहंकार पूरे लोक में ना समाये इतना है। तो जब जब भी मैं करणानि योग पढ़ता हूं तो करणानि योग पढ़ने पर मुझे इस बात का भान पड़ता है कि इस जीव का, इस पर्याय का अस्तित्व बहुत सीमित और सीमित है। आपकी दृष्टि में बाहर के संयोग ला लाकर आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, मगर अल्टीमेटली आपका सूना खाली खाली ही रहने वाला है। कारण क्योंकि आप एक्चुअल में स्वभाव से तो अनंत शक्तिशाली हो, लेकिन पर्याय में अनंत पामरता है, वो जाने वाली है नहीं। इसीलिए जब करणानि योग पढ़ते हैं और करणानि योग में खासकर ऐसे विषय पढ़ते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि वास्तव में जीव का अनुपात बहुत कम है। इसीलिए हमें अहंकार करने की बजाय समाधान करना चाहिए। बड़े बड़े धनपति बन जाओ, भूमिपति बन जाओ, विद्या वाचस्पति बन जाओ, तो भी अनंत के आगे तुम्हारी हैसियत अणु मात्र ही रहने वाली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए सरल रहो, सहज बनो रहो। मोटे बनने, बड़े बनने की कोशिश मत करो, सही बनने की कोशिश करो। बड़े बनने की कोशिश में तो कहीं ना कहीं आप खुद छोटे बन जाते हो, इसलिए बड़े बनने की कोशिश मत करो। सत्य और सही बनने की कोशिश करो। जिसके हृदय में सच होता है वो अपने आप बड़ा होता है। आपको सत्य कार्य, भगवान की बात का भरोसा हो, सत्य का बल हो, तो आप अपने आप बड़े हो गए। साधनों से, संयोग से कोई बड़ा नहीं होता। आप सोचो, जरा विचार करके देखो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, धन से हमने को बड़कपन बहुत लगता है। कुछ दिन पहले अनिल अंबानी को क्या कहते हैं, कोर्ट ने समन भेजा कि भाई तुम इसका पैसा क्यों नहीं चुका रहे हो। तो उसने क्या जवाब दिया, अखबार में भी आया था कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं तो बीवी के गहने बेच बेच कर घर चला रहा हूं। ऐसा उसका स्टेटमेंट था। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत के अघोषित कुबेर के ब्रदर मुकेश अंबानी का भाई कौन है? अनिल अंबानी, है ना। उसने ये बोला कि मेरा तो सब खलास हो गया, मैं तो बीबी के गहने बेच बेच कर घर चला रहा हूं। है, बोलो, विचार करके देखो। है, एक भाई दुनिया के टॉप मोस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में आ रहा है, और दूसरा भाई डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। उसने भी बड़ा, अनिल अंबानी बनकर भी आप छोटे रह सकते हो, बराबर। और एक लंगोट मात्र का भी त्याग करके आप दुनिया के शहंशाह बन सकते हैं। भगवान ने क्या किया बड़ा होने के लिए? है, कितना परिग्रह इकट्ठा किया, कितने बड़े बनने की कोशिश की, कितने लोगों से अप्रोच किए। आज अगर भारत में गांव में कोई एक नेता आ जाता है ना, नेता कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नहीं, छुटभैया नेता, अपनी गली के सरताज, अपने मोहल्ले के वो ऐसा भी आ जाए तो लोग ऐसे पीछे दीमा उसके कहते हैं गौच के जैसे चिपकते। अरे बड़े लोगों से पहचान बना लो, बड़े लोगों से पहचान बना लो। ओ हो प्रभु, किसी का बड़कपन काम नहीं आता। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए यहाँ पर ये जो करणानि योग पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, वो मैंने आपको बताया कि इतने सारे द्वीपों में आपको ढूंढने से जब जम्बू द्वीप नहीं मिलता, ये नक्शा है ना वो काल्पनिक है, और ये नक्शा क्या है? पैरामीटर वाला नक्शा है। ये दो का अंतर समझो। ये नक्शा है समझाने के लिए बनाया गया, और ये नक्शा है माप का बनाया, माप से बनाया है पूरा पूरा। इसलिए अगर आप माप वाले नक्शे में जम्बू द्वीप को खोजने जाओगे ना तो दिखेगा ही नहीं। हाँ, इसमें जरूर समझाने के लिए इतनी बड़ी जगह दे दी है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं जम्बू द्वीप, बहुत छोटा है। ये बात यहाँ पे पता चलती। अब आगे अपन चलते हैं, और ये सारे क्या कहते हैं समुद्र हैं,
उन समुद्रों का पानी है तो सब समुद्रों में पानी, लेकिन उन पानी का टेस्ट कैसा है वो यहाँ बताया जा रहा है। देखिए जम्बू द्वीप के चारों ओर जो समुद्र है उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। कौन सा समुद्र? लवण समुद्र। लवण का मतलब क्या होता है मीठा। मीठा मतलब आपका गुजराती वाला मीठा यानी खारा। हिंदी में तो मीठा का मतलब मीठा होता है, गुजराती में मीठू इटले खारू। तो लवण समुद्र जो है जम्बू द्वीप के चारों ओर, उसका पानी एकदम खारा है। जैसे अपन हिंद महासागर में देखते हैं ना कैसा खारा पानी है, एकदम मुंह में चला जाए, आप कभी समुद्र में नहाने जाओ और मुंह में एक बूंद समुद्र की आ जाए तो अलग आपको पता चल जाता है, बराबर। तो ऐसा वह लवण समुद्र का पानी खारा है। फिर एक अगला शब्द है वारुणी वर समुद्र। ये कहाँ आता है साहब? वारुणी वर समुद्र पुष्कर वर समुद्र पूरा हुआ ना, पुष्कर वर समुद्र। देखो आप एक स्लाइड पहले जाओ, एक स्लाइड पहले आप जाओगे तो आपको ये पुष्कर वर समुद्र आया, पुष्कर वर समुद्र। और यहाँ पर बताया असंख्या द्वीप समुद्र हैं, और असंख्या द्वीप समुद्र में पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, और पुष्करवर समुद्र के बाद पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र के बाद वारुणीवर द्वीप और वारुणीवर समुद्र, बराबर ऐसे करके आएंगे। तो वारुणी वहां का जो पानी है वह मदिरा के समान होता पानी ही है। देखो जब विदेशियों ने भारत के ग्रंथों को और भूगोल को पढ़ा तो उन्होंने इस बात का बड़ा माहौल बनाया, बड़ी हंसी उड़ाई। बोले भारत के ग्रंथों में जो भूगोल बताई गई है वहां तो ऐसा बताया गया है कि वारुणी मतलब शराब के समुद्र होते हैं, क्षीरवर मतलब दूध के समुद्र होते हैं, घृत मतलब घी के समुद्र होते हैं, इसके समुद्र होते हैं, उसके समुद्र होते हैं। देखो भैया समुद्र तो जल के ही होते हैं, वो लोग नहीं समझ पाएगी, पानी का टेस्ट अलग अलग होता है। आज भी हम देखते हैं एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, आरओ वाला अगर एक्वागार्ड का पानी पीता हो उसको कोई आरओ वाला दे दे तो उसे अलग पता चल जाता है कि ये थोड़ा कड़ू लागे छे, बराबर। एक्वागार्ड वाले को वो आरओ वाला कड़वा लगता है, आरओ वाले को वो चेंज लगता है, बोर कप अलग लगता है, नर्मदा का अलग लगता है, सब पानी का टेस्ट अलग अलग होता है ना। तो उसकी उपमाएं दी है, लेकिन पाश्चात्य लोगों ने इस बात को समझा नहीं और उन्होंने बहुत हंसी उड़ाई। और ये लगभग समुद्रों की व्यवस्था के लिए जैन धर्म में बताई गई हो ऐसा नहीं है। अगर आपको हिंदू धर्म की भूगोल का भी ज्ञान हो तो हिंदू धर्म की भूगोल में भी ये सब अग्नि पुराण और इन सब पुराणों में यही समुद्रों की व्यवस्था है। लवण समुद्र, वारणीवर समुद्र, क्षीरवर समुद्र, घृतवर समुद्र, घी के जैसा पानी है, दूध के जैसा पानी है, शराब के जैसा पानी है, नमक का पानी है। विचार कर रहे हो कि नहीं विचार रहे? तो ये सब पानी के भेद है। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी समस्या हमारे 20 पंथी भाइयों ने कर ली अथवा मित्र पक्ष श्वेतांबर आदि ने कर ली कि भगवान का अभिषेक क्षीर समुद्र से होता है। किससे होता है? क्षीर समुद्र के जल से। अब होता तो वहां क्षीर समुद्र का जल है, क्या होता है? क्षीर समुद्र का जल। लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब समझ लिया कि ये जो क्षीर समुद्र का जल मतलब दूध से भगवान का अभिषेक होता है, बराबर। फिर दूध से अभिषेक होता है तो उन्होंने अपना अर्थ लगा लिया कि भाई दूध से होता है तो घृतवर है तो घी से भी करो, दधिवर है तो दधी से भी करो, इक्षुवर है तो इक्षुवर से। तो मुझे हमेशा अपने 20 मित्रों से मैं कई बार मजाक में प्रश्न करता हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो एक तो तीसरे नंबर का समुद्र वारणीवर भी है ना, चौथे नंबर का, तो फिर बना दो भैरवनाथ वीतरागी भगवान को। भैरवनाथ समझ गए ना? समझे? उज्जैन में ना, उज्जैन में महाकाल है वैसे भैरव है, तो भैरव के लिए शराब चढ़ती प्रसादी में है। तो मैं जब यही कहता हूँ कि अगर तुमने क्षीर समुद्र के जल का मतलब दूध कर दिया, बराबर, घृतवर समुद्र के जल का मतलब घी कर दिया, बराबर, दधिवर के मतलब दही कर दिया, तो फिर वारणीवर का जल क्यों रखा? वारणी की कमी और पूरी कर दो। वारुणी का तो शब्द ही मदिरा होता है। आपको पता है हिंदी में अगर आप वारुणी शब्द का अर्थ देखने जाओगे संस्कृत या हिंदी में तो वारुणी मतलब मदिरा होता है। तो मैंने बना दो भैरव, कमी बाकी हो तो समझ में आया? तो ये एक्चुअल में है सब जल,
लेकिन इनका टेस्ट इस टाइप का होता है कि कुछ जल शराब के जैसा, कुछ जल दूध के जैसा, कुछ जल घी के जैसा, और कुछ जल इक्षु रस, मतलब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं गन्ने के रस के जैसा, शेरडी के रस के जैसे लगते हैं सब जल। तो पानी पानी का अंतर होता है, बराबर। तो भगवान का जल कौन से समुद्र से आता है, और भगवान के बालों का और उसका विसर्जन कौन से समुद्र में होता है, पता है आपको? क्षीर सागर। कहां से आता है? क्षीरवर समुद्र है ना, क्षीरवर, उसे हम क्षीरोदधि बोलते हैं, क्षीर सागर बोलते हैं। मतलब उस जगह, उस समुद्र का जल सबसे ज्यादा निर्मल और पौष्टिक माना जाता है। जैसे सारे पेय पदार्थों में दूध को निर्मलता का प्रतीक माना जाता है और पौष्टिकता का भी प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए उन सब समुद्रों में इस जल का विशेष स्थान है। इसीलिए भगवान का अभिषेक भी इस समुद्र के जल से होता है। और जब भगवान का निर्वाण होता है तो निर्वाण के बाद में भगवान के अस्थि और केश का विसर्जन भी इसी जगह से होता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, भगवान का अभिषेक का भी प्रकरण ही बड़ा जोरदार है। अभी हम लोग सुबह अभिषेक करते हैं और अभिषेक में एक क्या कहते हैं कि एक पद बोलते हैं। आपको ये पता है कि भगवान का जब अभिषेक होता है तो पांडुक शिला से लेकर क्षीर समुद्र तक ये कलश आते कैसे? जितने भी असंख्यात देव हैं वो बाई हैंड टू हैंड वो इतने योजनों जितने लंबे लंबे कलश वो समुद्र के जल से वहां से ले जाते हैं। कितना कलश होता है अभिषेक का, पता है किसी को? भगवान का अभिषेक जब करते हैं तो जिस जल से 1008 तो कलश की संख्या है, लेकिन एक कलश कितना बड़ा होता है? हाँ, તમે કીધું કે બોલે તો ખરા. કેટલું મોટું હોય છે? બોલો દર્શનાબેન, ભૂલી તો ગઈ. બતાવ્યું, ભૂલી ગયા? ભૂલી. સરસ સરસ. ચલો બોલો, આ બહુ જ યોજન હા બસુ હા યોજન હા બરાબર. वाले, चहु योजन चौड़ाई वाले, और एक योजन मुंह का उसका मुंह होता है, 8 योजन लंबा, 4 योजन उसका ऐसा व्याप होता है। योजन फीट की बात नहीं कर रहे, 1-2 फीट की बात नहीं कर रहे, इतना योजन लंबा चौड़ा कलश होता है। आपको योजन की गणित में पहले बता चुका हूं, समझ में आया कि नहीं आया? 6 कोश, ओहो, तो कितना होगा, आप विचार तो करके देखो है। और इतने भगवान के ऐसे कलश, 1008 कलश, और वो भी हैंड टू हैंड कार सेवा के माध्यम से क्षीर समुद्र से लेकर पांडुक शिला तक आ रहे और भगवान के ऊपर अभिषेक हो रहा। आप जरा कल्पना करके देखो कि हम लाख व्यवस्था कर लें तो भी क्या जन्म कल्याण के अवसर पर ऐसे जन्माभिषेक की व्यवस्था कर सकते हैं? कहां तक करोगे भाई, है किसकी सामर्थ्य? और भगवान की, उनका भगवान का सेब कितना, अब विचार करके देखो, भगवान महावीर अगर होंगे तो जन्म के समय तो बालक की भांति होंगे, तो वो इतने 3-4 किलो 5 किलो के ही होंगे, और 5 किलो के भगवान के ऊपर योजनों लंबे 1008 कलश का अभिषेक हो रहा है। इसीलिए वो अभिषेक की हम लोग स्तुति करते हैं, उसमें एक लाइन आती है, नहीं जरा डिगे शिशुनाथा, कि भगवान जब अल्प समय में थे, बाल्यावस्था में थे, शिशु अवस्था में थे, तब भी इतने योजनों लंबे कलश से भी वो जरा डिगे, अल्प मात्र भी डिगे नहीं। बात समझ में आई? तो एक क्षीर समुद्र के जल से बात थोड़ी हमने समझने की कोशिश की, वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, ये विशेष, सारे समुद्रों में ये समुद्र थोड़ा विशेष होता है। अब जरा अपन अपने वाले एरिया पर आते हैं, अपना एरिया है यानी जम्बूद्वीप, बराबर। अभी तक तो मध्य लोक में दूसरे दूसरे गांवों में दूसरे दूसरे देशों में घूम रहे थे, बराबर। अब अपन अपने देश में आते हैं। अपने देश में भी जैसे आपको पता होगा ना कि अगर कोई क्या कहते हैं, भारत अमेरिका में भारतीय मिल जाए या अन्य अन्य जगह पर मिल जाए तो कैसा आनंद आनंद हमें होता है। और वही बात आपको होनी चाहिए कि हम जम्बू द्वीप में हैं। अभी तो असंख्यात द्वीप, समुद्र में अपने द्वीप को ही खोज रहे थे, कहाँ होगा संख्या दे, अगर हमें नाम ना पता हो तो क्या हो, इसका थोड़ा सा रह गया ना बाकी का। देखो जरा इसको पढ़ लेते हैं।
वारणीवर का मधुरा के समान होता है, क्षीरवर दूध के समान होता है, घृतवर घी के समान होता है। दो ही बाकी रह गए थे, कालो दधी, पुष्करवर और स्वयंभू रमण समुद्र। तीन समुद्र ऐसे हैं जिनका जल जल के समान होता है। गजब बात है, जल जल के समान हो ऐसे जलोदधि भी कम है। जल जल के समान हो ऐसे जलोदधि कम है, ऐसे जलोदधि बहुत कम है। क्या कहें, देखो जरा, ये तीन ही है केवल बस, बराबर। और शेष समुद्रों का जल कैसा है, इक्षु रस के समान। बाकी जितने भी समुद्र हैं उन सबका जल इक्षु रस मतलब गन्ने के रस के समान होता है। पुनः होता जल है, लेकिन होता किसकी भांति है, गन्ने के रस की भांति होता है। देखो अब यहाँ कहते हैं उसके बीच में जो अपना जम्बू द्वीप है वो कैसा है। चलो मेरे साथ सूत्र बोलेंगे, तन मध्य, बोलिए, तन मध्य तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु नाभिर्वृत्तो नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र, योजन शत सहस्र, योजन शतसहस्र योजन शत सहस्र विश्वकंभो जम्बू द्वीपा। विष्कम्भो विश्वकंभो जम्बूद्वीपः। जम्बूद्वीपा। फिर से, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विश्वकंभो जम्बू द्वीपा। योजन शत योजन सहस्र शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। बहुत बढ़िया। तन मध्य, तन मतलब किसके मध्य में, किसके मध्य में, जो मध्य लोक था उस मध्य लोक के मध्य में। किसके मध्य में, मध्य लोक के मध्य में। मध्य लोक का सेंटर पॉइंट कौन है, जम्बू द्वीप है, बराबर ना। और इसीलिए तो मध्य लोक में जो एकमात्र थाली के आकार का द्वीप है वो जम्बू द्वीप है, बाकी सब चूड़ी के आकार के द्वीप है। चूड़ी में होते ना जैसे दो दो उस प्रकार, तो उस टाइप के द्वीप है। तो तन मध्य मतलब उसके मध्य में मेरु है, और वो कैसा है, नाभिर्वृत्तो, गोले में जैसे नाभि होती है ना, नाभि अपने शरीर में नाभि होती है ना, सेंटर पॉइंट होता है। पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट अगर कोई होता है तो नाभि होती है। इसीलिए जो अपने क्या कहते हैं औषध शास्त्र में नाभि पे कोई तेल लगाया या नाभि के माध्यम से 60,000 नाड़ियों का केंद्र होती है नाभि, सेंटर पॉइंट होता है। कुल मिला के हर जगह जो मेन पॉइंट होता है ना, पावर पॉइंट, वो नाभि होती है। तो नाभि की भांति तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, में जो सुमेरु पर्वत है वो कैसा है, नाभि की भांति है, बराबर, वृत्त की नाभि की भांति। अब उसमें कितना है वो सुमेरु पर्वत, योजन शत सहस्त्र। उस सुमेरु पर्वत में के चारों ओर योजन शत सहस्त्र, 1,00,000 योजन, योजन शत सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार, शत मतलब 100, तो 100,000 योजन वाला क्या है, 1,00,000, 100,000 मतलब 1,000, 1,00,000। विस्कंभक, विस्कंभक मतलब डायमीटर। देखो सर्किल है ना, सर्किल, कभी भी आप अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको इतनी बात ख्याल में आएगी कि सर्किल को नापने के लिए डायमीटर लगाया जाता है। स्क्वायर के नापने के लिए लंबाई चौड़ी होती है, लेकिन सर्किल को मापने के लिए डायमीटर होता है। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि 1,00,000 योजन के डायमीटर वाला, बराबर, इतना विस्तार वाला कौन है, जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन के डायमीटर वाला है। फिर से बोला हूं, क्षेत्रफल नहीं है ये क्षेत्रफल नहीं है, ये एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डायमीटर है। आप सर्किल कभी बनाएंगे तो हमेशा से वो डायमीटर है वो सेम आता है। आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितनी सारी आप रेखाएं कर लो, सारा का डायमीटर सेम होगा। तो ये जम्बू द्वीप का डायमीटर 1,00,000 योजन वाला है, बराबर, समझ में आया। तन मध्य, और वो कहां पर है, बीच में है, नाभि के समान है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब उसमें जम्बू द्वीप है, उसका आकार कैसा है वो थोड़ा प्रश्न है। देखो बाजू में एक चित्र भी बना हुआ है, ये जम्बू द्वीप का चित्र है, बराबर। ये भी मैं कहता हूं ये जो चित्र है वो समझाने के लिए है, एग्जैक्ट माप से नहीं है,
बराबर, माप से देखेंगे तो थोड़ा फेर पड़ेगा। देखो जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप है कैसा, आकार बताते हैं उसका, सूर्यमंडल के समान गोल। कैसा है जम्बूद्वीप, सूर्यमंडल, जैसे सूर्य आपको गोल दिखाई देता है ना, थाली थोड़ी छोटी लगती है, तो इसके लिए कौन सा उपाय उपमा दी, जैसे रोज सुबह आप सूर्य देखते हो तो कैसा गोल गोल दिखाई देता है, तो वैसा ही जम्बूद्वीप गोल है। बराबर, उसका डायमीटर क्या है, तो डायमीटर बताते हैं, व्यास बताते हैं 1,00,000 योजन, यानी बहुत सुंदर इसकी कैलकुलेशन करके बताई है कि 40 करोड़ माइल, और 40 करोड़ माइल इट मींस ऑलमोस्ट 60 करोड़ किलोमीटर्स। ओके, कितने करोड़ किलोमीटर, 60 करोड़ किलोमीटर, इतना इसका डायामीटर है। बराबर, इतना ये जम्बूद्वीप है। अब उसमें उसमें मेरू कैसा है, बोले मेरू नाभि के जैसा है। अब अगला प्रश्न आता है कि भैया कोई भी आप मैप देखते हो किसी भी एरिया का, भारत का, अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखते हो तो आपको ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर ये सब दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते हैं। ब्राउन कलर बताता है पहाड़ कैसे हैं, ग्रीन कलर बताता है कि जंगल कैसे हैं, और ब्लू कलर बताता है कि नदियां कैसी हैं। तो इस जम्बूद्वीप में क्या क्या है, देखो बताते हैं। हर जगह वही बातें होती हैं, वो यहाँ पर हैं कि 4 शब्द हमेशा याद कर लो कि एरिया, क्षेत्र है, पर्वत हैं, सरोवर हैं और महानदियां हैं, नदियां हैं। ओके, जम्बूद्वीप की 4 चीजें बहुत सारी हैं, क्षेत्र, पर्वत, सरोवर और महानदी। ओके, फिर से, क्षेत्र, पर्वत, सरोवर और महानदी। इनमें कितने क्षेत्र हैं, बोले जैसे एक अपना भरत क्षेत्र है ना, भरत सबसे कोने में लटकता हुआ जो क्षेत्र है, अगर आप घड़ी में देखोगे तो 5, 6, 7 ये 3 अक्षर, 3 कांट नंबर जितने एरिया में होते हैं, ऑलमोस्ट उतनी सी जगह किसको मिली है, भरत क्षेत्र को मिली है। बराबर, तो ऐसे भरत आदि 7 क्षेत्र हैं। कौन से, आगे आपके सूत्र में आएंगे, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, ये चौथे नंबर का। फिर रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, यानी कुल 7 क्षेत्र इस भरत में है। अगेन घबराना नहीं, इन सबका डिटेल आगे आने वाला है, नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सब बताएंगे। फिर और क्या क्या है भरत में, फिर उसके बाद बताते हैं 6 पहाड़ हैं। कितने पहाड़, 6 पर्वत। कौन कौन से, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखर, ये 6 पहाड़ हैं। 6, हर पहाड़ पर एक एक सरोवर है। सरोवर हमारी भाषा में है, उनकी भाषा में, शास्त्रों की भाषा में, हमारे लिए तो एक सरोवर एक एक समुद्र की भांति इतना बड़ा है। इतने बड़े समुद्र हैं कि कितने कितने योजन के समुद्र हैं वो सरोवर है, तो सरोवर हमारे लिए तो समुद्र हो गए। तो 6 हर एक पहाड़ पर एक एक सरोवर है, पद्म आदि। बराबर, और हर सरोवर से नदियां निकलती हैं, और उसमें भी पहले और लास्ट के सरोवर में 3-3 और बाकी सरोवरों में 2-2, ऐसे करके मुख्यतः 14 नदियां इस जम्बूद्वीप में होती हैं। ओके, 4 शब्दों को समझ लो, आगे पढ़ने में काम में आएंगे। क्षेत्र, पर्वत, सरोवर और महानदियां अपन देखते हैं। अब जरा अपन इस पर आते हैं। पहले नंबर का जो नंदीश्वर द्वीप में भी हम बार बार पंचमेरु पूजन करते हैं, पंचमेरु, तो पंचमेरु पूजन में भी ये काम में आता है कि एक एक को समझ लो तो आपको बाकी सब समझ में आ जाता है। एक एक को समझ लोगे उसके हिसाब से दूसरे की ख्याल में आ जाएगी। तो सबसे पहले सुदर्शन मेरु, हम जिसे बोलते हैं सुमेरु, सुमेरु एक्चुअल में सुदर्शन मेरु का संक्षिप्त रूप है। बराबर, सुदर्शन, अब सुदर्शन थोड़ा लंबा लगता है, तो जैसे अपन कहते हैं ना कामा मुंशी, कन्हैया लाल मुंशी, है ना, वो हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं शॉर्ट नेम हम कर देते हैं, इंग्लिश में AK जैन कर दिया, ऐसे ही। तो सुदर्शन मेरु थोड़ा लंबा लगता था,
तो हमने शॉर्ट में क्या कर दिया, सुमेरु। अब देखो उसके बाद में भी अगर आपने सुमेरु पर्वत बोला ना, तो एक्चुअल में व्याकरण की दृष्टि से आपने गलती की, क्योंकि मेरु का मतलब ही पर्वत होता है। ये लगभग वही गलती है जो हम कहते हैं भाई क्या जाओ छो, बोले लोट दरावा जाऊं छू। कहाँ जा रहे हो, लोट पिसाने, आटा पिसाने के लिए जा रहे हो। अरे पिसा पिसाया होता है वही आटा होता है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे, पिसा पिसाया होता है वही आटा होता है, बराबर। और जो नहीं पिसा है वो गेहूं, तो गेहूं पिसाने के लिए जीव जाता है, आटा पिसाने के लिए कोई नहीं जाता। लेकिन हम सुमेरु पर्वत बोलते हैं, यानी मेरु ऑलरेडी पर्वत है, अब उसके बाद में पर्वत और जोड़ दिया तो सुपर्वत पर्वत जैसा अर्थ हो गया। तो सुमेरु बोलो तो फिर पर्वत लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन ऐसा क्या कहते हैं, हमारी आदत हो गई है कि मेरु पर्वत, सुदर्शन, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत प्रॉपर वर्ड नहीं है ग्रामेटिकली। हाँ, चलाने के लिए तो બધું ચાલે ને બધું હાલે, એમાં કઈ વાંધો નથી, પણ एक्चुअल देखा जाए तो सुदर्शन मेरु ये उसका पूरा नाम है, बराबर। और अगर आपने शॉर्ट में बोला तो सुमेरु इतना बोलो, सुमेरु है। लेकिन हमें लगता है ऐसा कहने में तो थोड़ा अपमान सा हो गया, थोड़ा हल्का शब्द सा लगता है, और सुमेरु पर्वत बोल देते हैं तो हमें पूरा लगता है। तो वो आपकी समस्या है, व्याकरण की समस्या नहीं, बराबर। व्याकरण की दृष्टि से तो मेरु शब्द पर्वत का ही वाचक होता है। ओके, तो देखो अब वो सुदर्शन मेरु, बराबर, सुदर्शन मेरु, उसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ बताते हैं उसकी टोटल ऊंचाई है 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन में उसका 1,00,000 योजन और प्लस 40 योजन, टोटल कितना लिया है इसका, 40 करोड़ माइल। यानी अगेन वही बात, 60 जिसे समथिंग कहें, कितना हो रहा है, 60 किलोमीटर, 60 करोड़ किलोमीटर। अब आप विचार करके देखो, ये हमारा सुदर्शन मेरु है। और पैरेलली अगर आप आज के जमाने में भारत की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाए तो कौन सी है, बोलो। जनरल नॉलेज का प्रश्न है, कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा। भारत के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है, बड़ा एवरेस्ट। है, एवरेस्ट। एवरेस्ट, बहुत सरल। उससे थोड़ा कठिन सवाल करते हैं, वो कितना ऊंचा है? तो मुझे एक्सपेक्ट था इतना उत्तर तो आ ही जाएगा। तुम अगला क्वेश्चन मुझे थोड़ा बताना, वो काम का है, कौन बताएगा। 11 रुपए का इनाम दूंगा मैं उसे। और जनपद प्रदर्शक में छप्पा भी दूंगा कि भैया इन्होंने किलोमीटर भी बताया उसके। 8,848 मीटर, कितना, यानी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो द टोटल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मतलब 8.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, थोड़े 8.5 किलोमीटर समझो, 8.75 किलोमीटर समझो। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कितना है, माउंट एवरेस्ट बताओ, सुमेरु के आगे कितना है? माउंट एवरेस्ट की हाइट बता रहे हैं 8 किलोमीटर, यानी 8.5 किलोमीटर और थोड़े 148 मीटर और ऐड कर दो उसमें, बराबर। तो ये जो यहाँ पे बता रहे हैं 8,848 मीटर हाइट का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। और यहाँ सुमेरु कितना है? सुमेरु बताते हैं 60 करोड़ किलोमीटर, 40 करोड़ माइल, तो 60 करोड़ किलोमीटर, इतना ऊंचा, बराबर। अब उसमें चूलिका क्या होती है वो समझो जरा। हमेशा आप जब कभी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो उसमें हर पहाड़ का एक पीक होता है। अपने यहाँ पे सुमेरु का एक पीक है, ये देखो इसमें ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना, ये चूलिका है। और इसी चूलिका में पांडुक वन है, पांडुक शिला है, और इस पे भगवान का अभिषेक होता है, सब चीजें इसी चूलिका में है। देखो ये सब, बराबर। तो ये यहाँ पे इस चूलिका में ऊंचाई है, तो ये कितनी बता रहे हैं, 40 योजन। 40 योजन मतलब 1,60,000 माइल,
यानी इसका भी अगर आप 1.5 गुना कर लो तो आपको पता चलेगा लगभग 2,40,000 समथिंग कुछ होगा, हाँ इतने ही कुछ होगा, इतने किलोमीटर, यानी लाखों किलोमीटर में तो चूली का मतलब नख होता है ना, नख, शरीर के जितना प्रमाण नख का होता है उतना प्रमाण सुमेरु में चूलिका का है। अब उसमें भी वो भी कितनी बड़ी है, तो अपने यहाँ की माउंट एवरेस्ट से इतनी बड़ी बड़ी, आप समझ रहे हो क्या है। और ऐसे सुमेरु हम मंदिर में विराजमान करते हैं तो कितना बनवाते हैं, मैक्सिमम कितना विराजमान करते हैं, वो 5 छोटे छोटे से थामले लेकर आ गए और 5 मेरू रख दिए, साहब हो गया 5 मेरू। वस्त्रापुर वालों ने थोड़े बड़े बनवाए तो कितने बड़े बनवा दिए हैं, 10 फीट के भी नहीं होंगे, 15 फीट के होंगे मैक्सिमम। लेकिन क्या करें भैया, हमें इसीलिए तो हम पूजन में कहते हैं, हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना, कि हमारे में ऐसी शक्ति नहीं है कि हम इतने विशाल जिनबिंब, इतने विशाल पर्वतों की स्थापना कर पाए, लेकिन आहा पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना, कि हम तो यहीं पर अपनी शक्ति के अनुसार ये भावना करते हैं कि हम जब पंचमेरु के सोनगढ़ में जाएं और सोनगढ़ में 5 मेरु देखें तो हमें वो 10 फीट के मेरु नहीं दिखाई देने चाहिए, हमें वो 1,40,000 योजन ऊंचा जो सुमेरु पर्वत सुमेरु है उतना हमारे अंदर भावना है कि ओहो उनके अंदर में आकृतिम जिनबिंब विराजमान है, वो आकृतिम एक एक बिंब क्या कहते हैं 500-500 धनुष ऊंचा है, एक एक बिंब 500-500 धनुष ऊंचा है। खुद आप समझ रहे हो 500 धनुष मतलब कितने किलोमीटर, एक एक जितना एवरेस्ट है ना उससे आधा पौना हो जाएगा, ये समझ लो, एक एक जिन प्रतिमा, इतनी ऊंची प्रतिमा, इतनी ऊंची प्रतिमा, तब जाके आपको इन पंचमेरु की महिमा आएगी, अकृत्रिम जिनबिंबों की महिमा आएगी। और जिसे अकृत्रिम जिनबिंब की महिमा आ गई उसे अकृत्रिम निज बिंब की महिमा आए बिना रहती नहीं है। जैसे ये बिना बनाए भगवान है, ऐसे मेरा स्वभाव भी बिना बनाया हुआ भगवान है। ये बात ये अकृत्रिम चैत्यालय वगैरह के माध्यम से ख्याल में आती है। ठीक है, थोड़ा अपन और इसको आगे बढ़ाते हैं। जड़, जड़ शब्द यहाँ पे दिया है, ये जो नीचे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है पोर्शन में ऑरेंज से कलर में, ये इसकी डेप्थ जड़ होती है, क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़ है इतने ऊंचे पहाड़ में भी कुछ ना कुछ बेस तो होना चाहिए। हम भी अगर 10 फीट की बिल्डिंग 10 माले की बिल्डिंग बनाते हैं तो 1-2 माले की तो नींव खोदते ही है ना, तो उसके बाद में ऊपर बना सकते हैं, नहीं तो कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर भी इसकी नींव खुदी है और वो कितनी है 1000 योजन 40 लाख माइल यानी 60 किलोमीटर की ये इसकी वो है नींव जड़। अब टोटल ऊंचाई कितनी होती है, बोले टोटल ऊंचाई इसकी 99,000 योजन होती है। ये इसकी यहाँ से लेकर जमीन से लेकर यहाँ तक की जो अगर चूलिका को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 99,000 होती है। ओके।